हेलो फ्रेंड्स, आइए ज़रा कंटिन्यू करते हैं इनकम टैक्स। और अभी शुरू की कुछ क्लासेस तक आपको याद दिलाता रहूँगा, कहीं तुम भूल ना जाना। मैंने कहा था पुराना वाला रिवाइज करते रहना। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो इनकम टैक्स का सिलेबस है ना, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। तो 5 यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो 1 यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा 18 मार्क्स का। जो चॉइस होगी वो इंटरनल होगी, ये बात मैं बता चुका हूं। तो यानी आपको यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों में इंटरनल चॉइस होगी। नाउ आपका यूनिट 1 जो है वो आपके कोर्स का सबसे इजी यूनिट है, और मैंने बार बार कहा है, इसलिए इस यूनिट से हम अपने मार्क्स खोना नहीं चाहते। तो आपके यूनिट 1 के अंदर ना बेसिकली हमारे पास क्या है, एक तो है बेसिक कंसेप्ट, एक है रेजिडेंशियल स्टेटस और एक है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। ये 3 हमारे पास चैप्टर्स बनते हैं यूनिट 1 के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास अगर कोई बुक आप फॉलो करेंगे तो उस बुक के अंदर आपको 3 चैप्टर दिखाई देंगे। कुछ बुक्स में बेसिक कंसेप्ट या इंट्रोडक्शन लिखा हुआ रहेगा, है ना, और रेजिडेंशियल स्टेटस लिखा हुआ रहेगा, एग्जेम्प्टेड इनकम्स लिखा हुआ रहेगा। एग्जेम्प्टेड इनकम से मैंने बार बार कहा कि कोई सेपरेट क्वेश्चन बन नहीं पाता है, इसीलिए हम ये उम्मीद करके चलते हैं हमारे पास एग्जाम में इन 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। रिदम मेंटेन करने के लिए मैंने बोला कि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा। अब चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक कंसेप्ट है, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का जो स्कोप था वो मैंने आपको पूरा करवा दिया। मैंने आपको इनकम की डेफिनेशन तो नहीं पढ़वाई, मैंने कहा ये कभी आप टेनियर उठा के देख लेना, पूछी नहीं जाएगी आपसे। अच्छा, पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको करा दी, एसएससी की करा दी, असेसमेंट ईयर करा दिया, प्रीवियस ईयर करा दिया। ग्रॉस टोटल इनकम चिंता मत करना, टोटल इनकम चिंता मत करना, ये सब इनकम ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट की बातें हैं, डेफिनेशन में नहीं पूछी जाएंगी। यहां लिखा हुआ था मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिए। अब इसके बाद मेरे पास इंट्रोडक्शन चैप्टर में कुछ ऐसी बातें और बताने को हैं जिनके ऊपर भले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उनसे आपकी आगे की लर्निंग बनेगी। वो है टैक्स के रेट क्या होते हैं। तो एक तो मैंने आपको पढ़ाना है टैक्स के रेट्स क्या हैं। बोलो जी। अगर मैं अपने चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स की बात करूं तो इसमें प्योर थ्योरी के क्वेश्चन जो कि आने ही आने हैं वो मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस में कवर करवा दिए, बार बार कह दिया। अब सर इसमें आपके पास क्या बच गया? अब देखो, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको कंफ्यूजन भी ज्यादा ना हो। एक तो हमारे नए सिलेबस में एक न्यू टॉपिक यहां डाल दिया, एग्रीकल्चरल इनकम। तो हमारे पास थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चरल इनकम ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इस सिलेबस से पहले एग्रीकल्चरल इनकम कुछ बुक्स पीजीबीपी चैप्टर में कवर करती थी, कुछ बुक्स इसको एक सेपरेट चैप्टर में कवर करती थी कि एग्रीकल्चरल इनकम का एक सेपरेट चैप्टर लिख दो। और आजकल एक ट्रेंड ये हो गया है कि इसे बेसिक कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड कर दो। तो मैंने आपसे क्या कहा, आप वो सुनना
मैंने कहा कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ये अलग से एक चैप्टर बना के बुक्स में दिया होता था, अब मुझे नहीं पता, अभी बुक्स मार्केट में आई नहीं है, बुक्स आएंगी तो हो सकता है बुक्स अपनी पुरानी प्रैक्टिस कंटिन्यूड रखें और इसे वो एक सेपरेट चैप्टर के तौर पे बाद में दे दें। हो सकता है कुछ बुक्स इसे पीजीबीपी चैप्टर में कवर कर लेती हैं, वो हो सकता है पीजीबीपी चैप्टर में रखें, और कुछ बुक्स हो सकता है इसे बेसिक कंसेप्ट में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, हम इसे अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, पीजीबीपी में पढ़ेंगे या बेसिक कंसेप्ट में ही पढ़ लेंगे? तो मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक कंसेप्ट में ही मैं इसको कवर कर दूं, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ना आ जाए। तो एग्रीकल्चरल इनकम को मैं अभी थोड़ा सा रुक के आपको पढ़ाऊंगा। उसका रीजन मैंने बता दिया कि बुक्स में ना अलग अलग स्टेजेस पर हो सकता है। अब एक कुछ कॉमन नॉलेज या कुछ कॉमन आपको जानकारी देना ज़रूरी है जिससे आप आगे का टैक्स का सब्जेक्ट समझ पाएँ, वो है टैक्स के रेट्स। क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन क्या करेगा, वो प्रैक्टिकल भी साथ डालना शुरू कर देगा, और प्रैक्टिकल डालेगा तो टैक्स की बात करना शुरू कर देगा, रेट बीच में ले आएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं टैक्स रेट पढ़ा देता हूँ और फिर बाद में जाके आपको एग्रीकल्चर इनकम कवर करा दूंगा। आपके पास जो भी बुक हो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लेना कि आपकी बुक में वो या तो पीजीबीपी में होगा या सेपरेट चैप्टर होगा। ठीक है सर, तो आइए आज की क्लास में मैं जो आपको कवर करवाने जा रहा हूं वहां पर जो आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गहराई से मेरी बातों को समझना होगा, वरना आगे चल करके आपको थोड़ी थोड़ी ना मन में क्या रहते हैं, कंफ्यूजन का भाव रह जाएगा। सर हमने आपको सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट यहां पर हमने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूं आपने ये सब रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास स्टार्ट होते हैं टैक्स के रेट्स। इनकम क्या है ये तो हम पूरे इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम पूरे इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में बुक कई बार टैक्स कैलकुलेट करने को कह देती हैं। कायदे से ये टैक्स की कैलकुलेशन सबसे लास्ट चैप्टर का पार्ट है, लेकिन ये हमें बुक्स में ना पहले दिया हुआ होता है। तो आप जब बुक्स में देखेंगे तो आप थोड़ा सा घबराएंगे कि सर ये तो आपने छोड़ दिया, तो इसलिए मैं पहले टैक्स के रेट्स को बताता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आराम से आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपके लिए लिखा है कि टैक्स रेट जो हैं, एक तो हम आपको टैक्स रेट पढ़ाएंगे, एक हम आपको सरचार्ज के बारे में बताएंगे और एक हम आपको सेस के बारे में बताएंगे। हमारी गवर्नमेंट कहीं नहीं छोड़ने वाली हमारे को, वो इनकम टैक्स लेगी और उसके ऊपर एडिशनल और टैक्स मांग लेगी। तो कितना अच्छा लगता है जब आप देखते हैं इलेक्शन के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं तुम्हें ये फ्री दूंगी वो फ्री दूंगी। तो फ्री कुछ नहीं दिया जा सकता, सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। तो गवर्नमेंट को अपने एडिशनल बर्डन कवर करने के लिए और एडिशनल टैक्स लगाने पड़ते हैं। तो वो सीधा सीधा टैक्स बढ़ाने से डरते हैं, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो हम आपको टैक्स रेट, सरचार्ज और सेस इन सब के बारे में बताएंगे। नाउ हमारी जो इनकम है उनके ऊपर जो हमें टैक्स रेट बताए गए हैं वो 2 जगह पर बताए गए हैं। मैं आपको इसका एक रेफरेंस देता हूं सेक्शन नंबर 4 में, है ना। ये देखो, टैक्स के रेट आपको 2 जगह बताए गए हैं। एक तो बताए गए हैं फाइनेंस एक्ट में और दूसरे बताए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। ये बात सेक्शन 4 में लिखी हुई है। ओके, अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट गूगल पे जाके लिखेंगे सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने लगभग आपको पढ़ाया है कि टैक्स के रेट 2 जगह लिखे जाते हैं। एक लिखा जाता है फाइनेंस एक्ट में और एक लिखा जाता है इनकम टैक्स एक्ट में। ये इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट लिखे जाते हैं
ये एक किस्म के परमानेंट रेट हो गए, मतलब इनको गवर्नमेंट ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में लिख दिया, और हम इसे याद रखने के लिए बोलते हैं स्पेशल टैक्स रेट्स। इनको हम स्पेशल टैक्स रेट्स का नाम दे देते हैं। और दूसरे गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट में बताने होते हैं। फाइनेंस एक्ट गवर्नमेंट हर साल देती है, हर साल फरवरी में बजट आता है, और फरवरी में बजट के साथ साथ गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट की बात आपको बता देती है। तो कितनी जगह पर टैक्स के रेट होते हैं? 2 जगह पर होते हैं। ठीक है सर, आप हमें इतनी डिटेल में पढ़ाते हो, पता नहीं क्या बात है, हमें तो इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। कोई बात नहीं, रिदम इससे बन जाती है। तो मैंने लिखा कि टैक्स के रेट 2 जगह पर स्पेसिफाइड हैं। जनरल रेट्स फाइनेंस एक्ट में होते हैं और स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं। ओके, हम पहले आपके साथ जनरल रेट जो फाइनेंस एक्ट में बताए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो 2 मिनट पॉज लेके बताओ और मुझे ये याद दिलाओ कि टैक्स के रेट कहां कहां लिखे हैं। 2 जगहों पर लिखे। वेरी गुड, फाइनेंस एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में। तो 2 जगह आपको रेट पढ़वाऊंगा। फाइनेंस एक्ट के रेट को हम जनरल रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं, और इनकम टैक्स में जो रेट आएंगे उनको हम बोलते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको जनरल रेट पढ़ाने जा रहा हूं। अब जनरल रेट क्या होते हैं, ये भी गवर्नमेंट ने अब 2 अलग अलग तरीकों से बांट दिए हैं। देखो, टैक्सेशन लॉस कैसे कैसे गवर्नमेंट कॉम्प्लिकेट करती है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई इंसान टैक्स दे रहा है, उसको थैंक्स करना चाहिए, कॉम्प्लिकेट मत करो। तो गवर्नमेंट कह रही है गगन हम तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, लेकिन हो जाता है। ये जो जनरल रेट ऑफ टैक्स फाइनेंस एक्ट में लिखे हुए हैं, ये 2 तरीके के हैं। तो हमने इनको लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट्स और टैक्स रेजिम्स। तो आपको 2 तरह के टैक्स के स्ट्रक्चर मिलेंगे। गवर्नमेंट कहती है कि गगन 2 में से कोई एक टैक्स स्ट्रक्चर आप पकड़ लो। अब सर ये 2 टैक्स स्ट्रक्चर को एक नाम देना पड़ेगा, वरना हम बार बार रेफर करेंगे तो बच्चा कैसे पकड़ेगा। तो इस साल से गवर्नमेंट ने, अभी करंट असेसमेंट ईयर 24-25 से गवर्नमेंट ने एक का नाम कर दिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि गगन हम ये चाहते हैं कि टैक्सेशन को आसान किया जाए, और टैक्सेशन को आसान करने के लिए अभी हम ना एक इंटरमीडिएट पीरियड से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि गगन हम लोगों को ना इसको, दोनों में से इसको हम ये चाहते हैं कि लोग इसे डिफॉल्ट माने। मतलब आपको पहले ये वाला ऑटोमेटिकली मिलेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हम जबरदस्ती व्यवस्थी कुछ नहीं करेंगे, जिन्हें हमारा ये डिफॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा ना लगता हो वो ऑल्टरनेट या ओल्ड या नॉर्मल टैक्स रेजिम में यहां चले जाएं। तो अगर आपकी मर्जी हो तो आप इस ऑप्शन को क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। अभी कुछ रटना नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है। गवर्नमेंट ने 2 टैक्स के स्ट्रक्चर दिए हैं। अब से इसी साल से पहली बार ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कह दिया गगन हम एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का नाम रख रहे हैं, ये सबको मिलेगा, और जो लोग ये ना लेना चाहें उन्हें चुनना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन, जिसे हम पुराना टैक्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं, नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ऑल्टरनेट टैक्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ओके, मैंने बताया टैक्स रेट के बाद में आपके साथ सरचार्ज और सेस वगैरह उन सब की बातें बाद में करूंगा। तो पहले ये जो अब की बार इंट्रोड्यूस हुआ है इसका नाम है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। सरकार कह रही है गगन हम लोगों को चाहते हैं कि लोग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को ही चुने, क्योंकि इसमें हम टैक्स के रेट का कंसेशन देंगे। तो जब आप दोनों पढ़ लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर गवर्नमेंट ने हमें टैक्स के रेट को रिड्यूस किया है। ठीक है, तो जो याद करना है तब आपसे कहूंगा याद कर लेना। अभी तो केवल लिंकेज के लिए मैं आपको सुना रहा हूं कि ये क्या बातें हैं। पहले ये रेट
इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल थे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जो एओपी बीओआई हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, सॉरी यहां स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, वो लोग भी इस डिफॉल्ट स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो पढ़िए, हमारे कोर्स का मेन पार्ट ना इंडिविजुअल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, कभी कभी हम एचयूएफ को भी पढ़ लेते हैं। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अदर देन दोज हु एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस रेजिम अंडर दिस। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि गगन, जो लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें डिफॉल्ट में नहीं जाना, उनके लिए अलग रेट होंगे, और जो ऑप्ट नहीं करेंगे उनके लिए ये बाय डिफॉल्ट होगा। दोबारा पढ़िए, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम किन के लिए है? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, लेकिन उनके लिए नहीं है जो ये ऑप्ट आउट कर लेंगे। मतलब उन लोगों के लिए नहीं है जो कहेंगे कि हमें डिफॉल्ट नहीं चाहिए। दो टैक्स रेजिम है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दो टैक्स रेजिम है। एक डिफॉल्ट है, गवर्नमेंट ने कहा ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि सख्ती भी नहीं करते गगन, अगर कोई ये नहीं लेना चाहता तो चला जाए दूसरी स्कीम में। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम उनके लिए है जो दूसरी स्कीम में नहीं जाना चाहते। ठीक है, उन्हें टैक्स पे करना होगा अपनी टोटल इनकम पर, अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स। भाई स्पेशल रेट की जो बात होगी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है, चाहे आप पहली स्कीम में रहो, दूसरी स्कीम में रहो, स्पेशल रेट तो सबके लिए एक जैसे हैं। स्पेशल रेट कब लगते हैं? दिमाग पे जोर मत डालना, आगे चल के आएगा। स्पेशल रेट स्पेशल इनकम के ऊपर लगते हैं। ओके, तो अगर आपके पास स्पेशल रेट की इनकम है तो उस पर स्पेशल रेट लगेगा, लेकिन वो बहुत रेयर होती हैं, उनको छोड़ के सभी इनकम नॉर्मल होती हैं, तो उन पर हम आपको क्या करेंगे? कंसेशनल रेट पे टैक्स लेंगे। सरकार कह रही है कि हम आपसे कंसेशनल टैक्स का रेट लेंगे। अब आपके माइंड में जरा सा थोड़ा सा लाइए माइंड में कि अगर कोई व्यक्ति मुझे ये कहे कि गगन मैं तेरे को टैक्स में कंसेशन दे रहा हूं, सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मुझे ये कह दे कि टैक्स में कंसेशन दे रहा हूं, तो क्या मैं दूसरी वाली स्कीम को ऑप्ट करूंगा? मैं तो कहूंगा भाई बहुत अच्छी बात है, टैक्स कौन देना चाहता है, मैं तो इसी में रहूंगा। यानी कोई ना कोई लोचा है, कोई ना कोई लफड़ा है, तभी लोग इधर से बाहर भाग रहे हैं, है ना? तो वो आप धीरे धीरे समझेंगे, एकदम से समझने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, नाउ पढ़िए, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एक कंसेशनल टैक्स रेट है। तो असेसी कौन है? इंडिविजुअल असेसी है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, जो कि ऑप्ट आउट नहीं करेंगे इस स्कीम में से। उन्हें अपनी टोटल इनकम पर स्पेशल रेट को छोड़ दें अगर, तो कंसेशनल रेट पे टैक्स देना है, सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड बिलो। ठीक, अब आपने याद करना है, जो याद करना है वो अब शुरू होता है। क्या? गवर्नमेंट ने बोला गगन देखो, हमारे देश में जो इनकम टैक्स लगता है ना, वो फ्लैट रेट से नहीं लगेगा। कुछ लोगों को लगता है, लेकिन इंडिविजुअल को फ्लैट रेट पे टैक्स नहीं लगेगा, उनको स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा। आइए जी पढ़ते हैं। आप मेरी बात पहली बार सुन रहे हैं, टैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट करना। हमारे पास पहली स्कीम है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। गवर्नमेंट ने कहा सभी पर ये लगेगी, लेकिन कुछ लोग अगर इसके बाहर जाना चाहें तो वो दूसरी स्कीम में जा सकते हैं। जो लोग बाहर नहीं जाएंगे उनके ऊपर ये स्कीम लगेगी। क्या? गवर्नमेंट ने कहा हम आपको कंसेशनल टैक्स रेट दे रहे हैं।
और ये कंसेशनल टैक्स रेट क्या है पढ़िए। गवर्नमेंट कहती है गगन आप अपनी जिस भी पर्सन की इनकम का टैक्स निकालना चाहते हैं उसे कहिए अपनी इनकम की स्लैब्स बना ले। अगर उसकी इनकम अप टू कितना अमाउंट है 3 लाख, यानी जिन लोगों की भी इनकम अप टू 3 लाख पर एनम है, गवर्नमेंट कह रही है कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा पढ़ते हुए उसको लगता है कि मैं थोड़ा अपने माँ बाप का बर्डन शेयर करूं, तो उसने ट्यूशन पढ़ा ली। ट्यूशन पढ़ाने से उसको 15,000 20,000 रुपये मंथली ट्यूशन फीस मिलने लगी, और वो ट्यूशन फीस उसने अपने बैंक अकाउंट में डाल दी। अब बैंक अकाउंट में डाल गई तो बैंक के अंदर आ रहा है कि भाई साहब आपने 2,40,000 रुपये साल में कहीं ना कहीं से तो पकड़े हैं। अब वो घबरा रहा है, सरकार के लिए घबरा मत, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी 3 लाख रुपए तक कमाते हैं साल में, उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सर मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं, तो गवर्नमेंट कहते हैं पहले 3 लाख को सेपरेट कर दे, कर दिया। अब गवर्नमेंट कह रही है अगले 3 लाख रुपए से ज्यादा और 6 लाख रुपए तक की जो इनकम है उन पर आपने टैक्स देना है कितना 5%। ओके, पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। सर मैं 5 लाख नहीं कमाता, मैं तो 7 लाख कमाता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है स्लैब वाइज चलो, पहले 3 लाख छोड़ दो, अगले 3 लाख, ये देखो ये अगला 3 लाख है, अगले 3 लाख पे 5%, तो 3 + 3 कितना हो गया 6। आपकी इनकम कितनी है 7 लाख, तो आपकी 6 से ज्यादा है। तो गवर्नमेंट कह रही है जिनकी इनकम 6 से ज्यादा है और 9 से कम है, इधर जो आ रहे हैं उनको 10% टैक्स देना है। तो यहां पर हम कहते हैं अगले 3 लाख पे कितना देना है 10%। सर मेरी इनकम तो 9 लाख से भी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट के लिए अगर 9 से 12 के बीच में है तो 15%, अगर 12 से 15 है तो 20%, और अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर उसके ऊपर आपको टैक्स देना है 30%। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इस साल से आपको टर्म दी गई है, सभी के ऊपर यही एप्लीकेबल है। इसमें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स हैं, वो आप तब जानेंगे जब आपको मैं ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम के रेट पढ़वाऊंगा, आज ही पढ़वाऊंगा, तब आप जानेंगे कि हाँ सर इसमें कंसेशनल रेट है। यहां पर गवर्नमेंट ने 3-3 लाख रुपए की स्लैब बनाई है, क्योंकि टैक्स रेट है याद करने पड़ेंगे, थोड़ी दिक्कत होगी, तो अपने माइंड में पहली बात सेट करो 3-3 लाख रुपीस की गवर्नमेंट ने स्लैब बना दी, और रेट ऑफ टैक्स 5% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहले टैक्स रेट है 0, फिर 5, 10, 15, 20 और मैक्सिमम रेट है 30। 0, 5, 10, 15, 20, 25, नहीं 20 और फिर 30। ओके, इसमें 3-3 लाख रुपए की स्लैब रेट है, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, और ऐसे 15 लाख रुपए तक गवर्नमेंट स्लैब बनाती है। 15 लाख के बाद जो भी आपकी इनकम होगी उस पर डायरेक्टली 30% का टैक्स लगेगा। इतनी सी बात दिमाग में बिठाते हैं और आइए मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम of rupees 16 lakh for the previous year 23-24। तो प्रीवियस ईयर आम बोलचाल की भाषा में वो साल होता है जिस साल की इनकम की बात होती है। तो आम बोलचाल की भाषा में अब मैं आपसे बात करूंगा। कंप्यूट टैक्स पेबल
बाय हिम फॉर द असेसमेंट ईयर, बोलिए क्या, 24-25। असेसमेंट ईयर वो होता है जो प्रीवियस ईयर से आगे का होता है। अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस, अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस, नंबर 1, इफ, या ऐसे लिखेंगे, एज पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। नंबर 2, if he opts out from default टैक्स रेजिम। अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ना रहना चाहे तो गवर्नमेंट ने कहा मर्जी है, आप चाहें तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उस केस में अगर उसकी एज 45 ईयर्स है तो क्या होगा, 63 ईयर्स है तो क्या होगा, 82 ईयर्स है तो क्या होगा। आइए जी, बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। किसका फोन आ गया? अब देखिए, सबसे पहले तो ये एक कैलकुलेशन है, इसलिए इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, क्योंकि अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो या तो बुक बताया करेगी कि मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से कर रही हूं या अदर ऑप्शन से कर रही हूं, वो आपको बताएगी। और क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो हो सकता है 2, 4, 5 क्वेश्चन में आपको छोटी छोटी दिक्कतें आए, फिर ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इनकम टैक्स में क्या है, हमने स्लैब बनाने होते हैं। तो आपको रफ में अगर दिक्कत आए तो मैं तो ऐसे करता हूं, रफ में ना आप ऐसे बना लो। ओके, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख और 15 लाख। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कहता है यहां तक की इनकम पर रेट है नील, यहां पे 5%, यहां पे 10%, 5% बढ़ रहा है। ठीक है, और यहां पर 15%, यहां पर 20%। 20 के बाद सीधा 30 आ जाएगा, इसके बाद जितना भी जाएगा इनकम पर 30% टैक्स रेट है। अब आप बताइए, आपकी इनकम क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 16 लाख। ये आपको ना एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप इनकम टैक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, एंड तक ये आपका माइंड पूरा कैलकुलेशन समझ जाएगा। तो सर ये हो गया 16 लाख। तो बताओ, एक ये स्लैब निकलेगी, एक ये स्लैब निकलेगी, एक ये स्लैब निकलेगी, एक ये स्लैब निकलेगी, और लास्ट स्लैब 1 लाख रुपए की निकलेगी। तो ये आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे फर्स्ट ₹3 लाख @ नील, यहां पर टैक्स का अमाउंट लिख देंगे, ये हो गया हमारा नील। फिर नेक्स्ट ₹3 लाख @ 5%, 15,000। नेक्स्ट ₹3 लाख @ 10%, 3 लाख करके बढ़ते जा रहे हैं। ये कितना हो गया हमारा, 30,000। नेक्स्ट ₹3 लाख @ 15%, 45,000। ठीक है, तो यहां पर 3 लाख, 3 + 3 6, 9 और 12 हुआ है, अभी हमें 16 तक जाना है। तो नेक्स्ट ₹3 लाख
एट द रेट ऑफ 20%, 60,000। उसके बाद जितना भी बैलेंस बच जाए, तो उसके बाद हमारा जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 16 लाख माइनस 15 लाख, ये बच रहा है 1 लाख। ठीक है, और ये मैं ना आपको करके दिखा रहा हूं, वरना आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो उस एग्जामिनर को पता है, ये बेसिक सी बात है। एट द रेट ऑफ 30%, यानी 20 के बाद 25 का कोई रेट नहीं है, ना इसमें है ना दूसरी स्कीम में, 30 है। तो ये कितना हो गया? 30,000। इसको ऐड कर दो, कैलकुलेटर लाना होगा। 15,000, 30,000, 45,000, 60,000 और 30,000, ये हो गया 1,80,000। ओके, अब इसमें हम ऐड करेंगे हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 1,80,000 का 4%, 7,200, ये हो गया टोटल टैक्स पेबल। 1,87,200। एक रूल होता है कि हमारी इनकम और हमारा टैक्स ये दोनों मल्टीपल ऑफ ₹10 में होने चाहिए। अब जैसे जैसे हमारी लर्निंग आगे बढ़ेगी, हम धीरे धीरे कुछ बातें जोड़ते जाएंगे। एक तो बात हम ये जोड़ेंगे कि ये हेल्थ, ये एजुकेशन सेस है, एजुकेशन सेस हमेशा सबसे लास्ट में 4% का ये सेस जोड़ना होता है। और ये जो सेस होता है ना, सेस का मतलब होता है स्मॉल टैक्स। ये स्मॉल टैक्स जो होता है ये ना टैक्स के अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है। अब ये जो परसेंटेजेस थी ये टैक्स के रेट थे। टैक्स के रेट हमेशा इनकम के ऊपर अप्लाई होते हैं, याद रखना। लेकिन एंड में हम सेस लगाएंगे और ये सेस हमारे टैक्स के अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, टैक्स के अमाउंट पर ये कैलकुलेट होता है। और मैं इसको बारे में आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। ये देखिए, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। ये टैक्स रेट मैंने आपको पढ़ा दिए। स्पेशल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में दिए होते हैं, इनके ऊपर ये वाले रेट नहीं लगते। रिबेट की बात करेंगे, सरचार्ज की बात करेंगे। सेस हमने अभी देख लिया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाएगा, हर केस में लगाया जाएगा और 4% के रेट पे लगाया जाएगा। ये इनकम के ऊपर नहीं लगेगा, ये इनकम टैक्स के अमाउंट के ऊपर लगेगा। ओके, तो आपने मेरे साथ क्या कवर किया? कौन से असेसी हैं जिनके लिए डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, कंसेशनल टैक्स रेट स्कीम है, टैक्स के रेट क्या होंगे और सेस क्या होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी इतनी ही बातें पढ़ो। अब मैं आगे चलता हूं और मैं आपको पढ़ाता हूं दूसरी स्कीम में क्या लिखा है। आइए दूसरी स्कीम में। अब क्या है कि मैं इस बात को अवॉइड नहीं कर सकता कि 2 टैक्स रेजिम है, सर पहले एक पढ़ाओ फिर दूसरी पढ़ाओ। अब थोड़ी मजबूरियां हैं, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ चलना। अगर हमें 2 या 3 क्लास भी लग जाएं इन दोनों को समझने में तो वर्थ है। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझिए कि सर अगर मैं कंसेशनल रेट को नहीं लेता, क्यों नहीं लूंगा वो अगली क्लास में बताऊंगा, तो फिर सर मुझे क्या लेना होगा? फिर मुझे ऑप्ट आउट करना होगा। मुझे सरकार को कहना होगा कि मुझे तुम्हारी जो डिफॉल्ट स्कीम है ना, कंसेशनल स्कीम है ना, ये अपने को जमती नहीं है, अपने को तो पुरानी स्कीम चाहिए। तो इसका नाम ओल्ड टैक्स रेजिम भी कह सकते हो, नॉर्मल टैक्स रेजिम भी कह सकते हो, रेगुलर टैक्स रेजिम भी कह सकते हो। अब लोग अलग अलग नामों से बुलाने लग गए हैं। तो वही इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, जिन्होंने ये एक्सरसाइज किया है, ये देखो, ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। यानी मुझे चुनना पड़ेगा कि भैया मुझे तुम्हारी डिफॉल्ट कंसेशनल टैक्स स्कीम नहीं चाहिए, तो फिर मुझे ये मिलेगी। अब ये स्कीम क्या कहती है, सुनिए। ये स्कीम कहती है गगन, नॉर्मली इसमें ना 3 अलग अलग स्ट्रक्चर इसके अंदर है।
लेकिन नॉर्मली ये पहला वाला लगेगा। ये कहता है इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी हर किसी के केस में, अदर देन दोज कवर्ड बाय 2 to 3। यहां पर ना एज के हिसाब से कुछ अलग किया हुआ है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, AOP के लिए, BOI के लिए, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए ये स्लैब रेट चलेगी। बताओ जी, ये स्लैब रेट क्या है? यहां है 250 अप टू 2,50,000 नील। नेक्स्ट 250 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20% और बैलेंस इनकम 30%। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबके लिए कौन सा रेट लगेगा? यही रेट लगेगा स्लैब वाइज। फिर सर ये दोनों किस पे लगेंगे? यहां लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट कब होता है? तो वो नेक्स्ट चैप्टर है, तो इस चैप्टर में आपको दिया हुआ होगा कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। और सर अगर नहीं दिया हो तो हम मान लेंगे कि वो रेजिडेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग रेजिडेंट होते हैं। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में अगर उसकी एज 60 ईयर्स या मोर है बट लेस देन 80 है, अगर एज 60 से ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब वो व्यक्ति सीनियर हो चुका है, सीनियर सिटीजन हो चुका है। और सीनियर सिटीजन होने के बाद भी भारत सरकार को टैक्स दे रहा है, तो भारत सरकार ने थोड़ी सी उसके लिए एडवांटेज बनाई। भारत सरकार ने कहा गगन, उस व्यक्ति को 250 की बजाय 3 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इस रेट को बाद में पढ़ूंगा। मैं केवल यह बताना चाहता था कि जब आप पहला कॉलम पढ़ते हैं इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल अदर देन 2, 3, तो 2 में वो लोग हैं जिनकी एज 60 से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है, और थर्ड में वो हैं जिनकी एज 80 से ज़्यादा है। तो हम एक एक करके पकड़ते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स में 3 लाख रुपीस की स्लैब थी, इजीली याद हो जाती है। यहां समझो, यहां ये कह रहे हैं गगन, पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स है, और उसके बाद 5 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स है, और फिर 30% टैक्स है। तो ये हो गई 10 लाख, ये 2.5 लाख, ये 5 लाख और ये 10 लाख। हमारे क्वेश्चन में ये था कि अगर वो ऑप्ट आउट कर लेता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, ठीक है, तो फिर मुझे उसकी एज चाहिए। वो कह रहे गगन उसकी एज है 45 ईयर्स, तो यानी कि ये वो उस टेबल के कैटेगरी 1 में कवर हो रहा है। आइए जी सेकंड नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। व्हेन मिस्टर एक्स ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो मैं थोड़ा सा ना शॉर्टकट में लिख देता हूं क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगेन आपको थोड़ा समय लगेगा रेट को याद करने में। रेट कुछ ऐसे हैं, पहले 2.5 लाख तक नील, अगर एज इसकी लेस देन 60 है तो नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर तो वो 10 लाख हो जाएगा 20%, और उसके ऊपर अप टू इंफिनिटी 30%। हमारे केस में इनकम है 16 लाख, यानी 2.5, 5, 10 और यहां पर हो गया 16 लाख। तो बताओ स्लैब कैसे कैसे बनेंगी? ये आप रफ में बना लेना। आप लिखोगे फर्स्ट 2,50,000 एट द रेट नील, ठीक है जी। 2.5 लाख टू 5 लाख, तो इसको हम कहते हैं नेक्स्ट 2.5 लाख, तो ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट 2,50,000 पर एट द रेट ऑफ 5%, 12,500।
उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख, इसका मतलब ये हो गया नेक्स्ट 5 लाख। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर सीधा 20%, कितना हो गया 1 लाख। और उसके बाद जहां तक भी आपकी इनकम जा रही है उस बैलेंस इनकम के ऊपर 30%, तो ये हो गया 6 लाख। बैलेंस 6 लाख एट द रेट ऑफ 30%, 180। तो ये कितना हो गया 180, 280, 2,92,500। और इसमें भी जोड़ देंगे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 292,500 इंटू 4%, 11,700। प्लस 292,500, ये हो गया 3,04,200। समझिए, फर्स्ट 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% के रेट पे टैक्स लगा, उसके बाद अगले 5 लाख पर 20% टैक्स लगा, और बाकी बैलेंस जो भी आपकी इनकम आएगी अबव 10 लाख, क्योंकि ये सारा मिला के 10 लाख हो जाता है, इससे ज़्यादा जो भी इनकम बनेगी आपकी उसके ऊपर 30%। रेट याद करने में थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये किन के लिए है? हर इंडिविजुअल के लिए जिनकी एज लेस देन 60 है। सर मैंने साइन गलत लगा दिया, रुकिए, एज लेस देन 60 है। सर एज अगर 60 को इंक्रीज कर जाए लेकिन 80 से कम हो जाए तो फायदा क्या है? फायदा यह है कि गवर्नमेंट ने, बस आपने ये देखो, पहली और दूसरी स्लैब का टोटल कितना है 5 लाख। इस 5 लाख में से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फर्स्ट 3 लाख के ऊपर नील कर दिया। तो 5 लाख में से अगर ये 3 लाख हो गया तो ये कितना बच गया 2 लाख, यहां पर चेंज कर दिया। ऊपर जितना बढ़ाया सेकंड स्लैब में उतना ही कम कर दिया। बताओ, यहां 250 से कितना कर दिया 3 लाख, तो 50,000 फर्स्ट स्लैब में बढ़ा दिया, तो 50,000 दूसरी स्लैब में कम कर दिया। उसके बाद ये एज इट इज है, यहां देख लो, आपको दिखाई दे रहा है कि यह फर्स्ट स्लैब में 250 से उन्होंने बढ़ा के 3 लाख कर दिया, तो दूसरी स्लैब में 50,000 को कम कर दिया। बाकी ये थर्ड और फोर्थ स्लैब एक ही जैसी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हमने किया, अरे चलो कोई बात नहीं, अगर इस क्वेश्चन में मैं इसकी एज मोर देन 60 बट लेस देन 80 मान लूं तो क्या फर्क पड़ा? यहां करने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, दोबारा नीचे करता हूं। सेकंड केस में पहली स्लैब हो गई 3 लाख तक नील, और फिर नेक्स्ट 2 लाख 5%, और फिर नेक्स्ट 5 लाख 20%, और ये अप टू इन्फिनिटी बैलेंस जो भी आएगा ये 30%। तो मैं कैसे लिखूंगा? फर्स्ट 3 लाख एट द रेट नील, नेक्स्ट, ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट स्लैब में उन्होंने 50,000 को कम कर दिया, तो ये 5% हो गया, तो ये कितना हो गया 10,000। उसके बाद
नेक्स्ट 5 लाख, इस पे 20%, ये सेम रहेगा, जो भी चेंज है वो पहली और दूसरी स्लैब में आएगा, और उसके बाद जो भी बैलेंस 6 लाख है उस पर 30% आएगा। ठीक है, आराम से कीजिएगा, पूरे इनकम टैक्स में इसको करना है। थोड़ा अगर अभी समय लगता हो तो लगाइए, और अगर दिक्कत हो रही हो तो पॉज कीजिए, थोड़ा आंखों पर चीटे मार के फिर कीजिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 2,90,000, और फिर इस पे हमेशा लास्ट में 4% का सेस हमेशा जुड़ेगा, 11,600। तो अब की बार टैक्स थोड़ा सा कम हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 10 में आ गया। थर्ड केस बताइए, थर्ड केस बताइए। अगर एज मोर देन 60 हो जाए तो क्या होता है सर? तो देखिए, अब ये 3 लाख से बढ़कर के 5 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, 2 लाख बढ़ गया, तो यहां से 2 लाख कम हो गया, इसलिए सेकंड स्लैब गायब हो गई। यानी यहां पर सीधा 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर, यानी अगले 5 लाख पर 20% होगा, और फिर 30% होगा। यहां पर सीधा अगर एज 80 से अबव है, 80 या 80 से अबव है, तो 5 लाख, 10 लाख और बैलेंस, इस पर नील, इस पर 20% और इस पर 30%, और आपकी इनकम आ रही है 16 लाख। तो मैं ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट 5 लाख @ नील, कोई टैक्स नहीं, जो भी फर्क है वो पहली और दूसरी स्लैब में आता है। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए दोनों स्लैब को मिला के हो गया, 0% और 5% मिला के हो गया, इसलिए अगले 5 लाख पर सीधा कितना होगा, 20%, ये हो गया 1 लाख, और फिर जो भी बैलेंस आपकी इनकम बच गई 6 लाख की, उस पर होगा 30%, 1,80,000। तो ये हो गया 2,80,000, और इस पर हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा @4%, 11,200। अब इनका टैक्स हो गया 2,91,200। कोई बात नहीं, आराम से। अगर आप देखोगे सॉरी, तो आपको सबसे पहले वाले केस में मिलेगा सबसे कम टैक्स बना। गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, हमने जो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बनाई है उसमें हमने आपका टैक्स का बर्डन कम करने की कोशिश की है, आप डिफॉल्ट टैक्स स्कीम को ऑप्ट कर लो। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स स्कीम से बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप एज के हिसाब से इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। इतना आप पढ़ के रखना, रेट याद करने में 1-2 क्लास का समय लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार देखना, प्रैक्टिस करना, अपने आप सेट हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं, ये केस 2 और केस 3 केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए लगता है। ठीक है, सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दिया था, सीबीडीटी ने यह कहा था कि अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल को बॉर्न होता है तो उसकी एज जो 1 साल कंप्लीट होगी ना, वो उससे एक दिन पहले यानी 31 मार्च को होगी। यानी 1 to 1 नहीं देखते, जैसे हमारा कैलेंडर 1 को स्टार्ट होता है 1 जनवरी, तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, 1 साल पूरा हो जाता है। इसलिए कभी भी 1 साल एज कैलकुलेट करने में क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बता दूं, एज कभी डेट टू डेट नहीं काउंट होगी, डेट से एक दिन पीछे काउंट होगी। हेल्थ एजुकेशन सेस हर केस में लगाया जाएगा 4%। ठीक है, इतना आप कर लेना, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको क्वेश्चन करना हो कोई एक
कि सर हमें एक क्वेश्चन दो प्रैक्टिस के लिए, तो आप कर लेना कि मिस्टर एक्स उसकी इनकम कितनी ले लें, 20 लाख ले लेते हैं। अगर उसकी इनकम 20 लाख है तो आप उसका टैक्स इन चारों केसेस में कैलकुलेट करना, इससे आपको उनके स्लैब रेट थोड़े समझ में आएंगे और याद हो जाएंगे। आंसर नहीं है तो क्या हो गया, अगर आप वीडियो देख रहे हो तब तक बुक आ चुकी है तो आपको बुक में एग्जाम्पल मिल जाएगा, और अगर बुक में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दूंगा, अभी क्यों बताएं। ठीक है, चलिए, तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का और ओल्ड टैक्स रेजिम का, उसमें जो जो स्लैब रेट है वो मैंने आपको बताई। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।